हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मस्जिद में घुसकर मुस्लिमों से लगवाए जय श्री राम के नारे। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सेना पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बताएंगे महबूबा मुफ्ती ने फिर बौखलाहट में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के बाद मिस्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत, जय जयकार, मोदी मोदी के लगे नारे। युवती ने गाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बराक ओबामा की विवादित टिप्पणी से गुस्से में देश सर्वे में लोगों ने बताई दिल की बात, कहा जवाब दे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताने वाले हैं और इसी बीच बताएंगे किसी भी वक्त किसी भी क्षण रशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है वैगनर विद्रोही। जी हां दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के शौर्य बल पराक्रम का समर्थन करते हुए इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय सेना पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मस्जिद में घुसकर मुस्लिमों से लगवाए जय श्री राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सेना पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, किसी और पे नहीं, भारतीय सेना पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 50 RR के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। ये तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ मौजूद हैं और ये सब यात्रा से पहले किया गया है, जो कि केवल उकसावे की कार्यवाही है। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम को उकसावे की कार्यवाही बताया और चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से जांच शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह सब यात्रा से पहले किया गया है, जो कि केवल उकसावे की कार्यवाही है। मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग करते हुए कहा इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। आप लोग दोस्तों महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। इससे पहले दिन में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दल कल पटना में एक मंच पर एक साथ आए। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना पर जो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अगर आप भी मानते हैं कि ये सब बेबुनियाद आरोप किसी और पर बर्दाश्त किया भी जा सकता है, लेकिन भारतीय सेनाओं पर बिल्कुल नहीं, तो दोस्तों अपनी राय में महबूबा मुफ्ती को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर पिरामिड के देश पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जी। 26 साल में मिस्र जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। अनोखे अंदाज में हुआ इनका भव्य स्वागत, जहां मोदी मोदी के लगे नारे। युवती ने गाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हां, अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। इसके बाद पीएम मोदी जी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे, जहां लोगों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे लगाए। यहाँ मिस्र की युवती जेना ने काहिरा में फिल्म शोले के गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर पीएम मोदी जी का भव्य स्वागत किया। जेना ने कहा कि मैं पहले कभी भारत नहीं गई थी, जब मैं 6 साल की थी तब से मैं एक भारतीय गीत गा रही हूँ। पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम भारत से हैं, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने आगे कहा ये बहुत अच्छा था, इसलिए मैं उनसे मिलकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जी हाँ, पीएम मोदी के स्वागत के लिए रिज कार्लन होटल में भारतीय समुदाय के कई सदस्य मौजूद थे। भारतीय प्रवासियों ने तिरंगा लहराकर और मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे कहकर उनका उत्साह बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मिस्र दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर टीटीपी के ऐलान से उड़ी पाकिस्तान की और चाइना की नींद। बलूचिस्तान में बनाएगा नया राज्य। BRI-CPC प्रोजेक्ट पर संकट के बादल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी संगठन व तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने नए कदम से चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। टीटीपी ने ऐलान किया है कि वो बलूचिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में एक समानांतर प्रांत बनाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते मिली चेतावनी से चाइना के BRI-CPC प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर टीटीपी अपनी योजना को पूरा करता है तो न केवल पाकिस्तान सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा, बल्कि इससे बीजिंग में भी चिंता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि
क्योंकि बलूचिस्तान बंदरगाह शहर ग्वादर का घर है। टीटीपी की नया प्रांत बनाने की उसकी योजना चाइना और पाकिस्तान की योजनाओं को और नुकसान पहुंचाएगी। इससे शी जिनपिंग के नाराज होने की अधिक संभावना है। जिनपिंग ने कई मौकों पर बलूच विद्रोहियों द्वारा चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से कहा है। पिछले साल कराची विश्वविद्यालय पर हमले में 3 चीनी शिक्षाविदों की मौत हो गई थी। इस मामले ने खासा तूल पकड़ा था। जी हाँ, साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भी केंद्र है। निक्केई एशिया ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान तालिबान के ऐसे कदम चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। BRI के तहत अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बहाल करते समय मुश्किलें आएंगी। बात करते दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर लोगों ने बोला मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर। जी हां, बराक ओबामा की विवादित टिप्पणी से गुस्से में देश। सर्वे में लोगों ने बताई दिल की बात और कह दिया मोदी सरकार दे दे ओबामा को जवाब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर जनता की राय जानने के लिए पूरे भारत में सी वोटर्स ने पोल ने सर्वे किया, जिसमें खुलासा हुआ है कि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा CNN इंटरव्यू के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से की गई टिप्पणी से नाराज है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपति होता और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मैं कहता कि अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत अलग थलग पड़ सकता है। हालांकि राजकीय यात्रा के दौरान इस तरह की विवादास्पद टिप्पणियों पर कोई आधिकारिक भारतीय प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम दोस्तों इससे जुड़े आपको सर्वे बता रहे हैं जहां पर भारतीयों में गुस्सा है और इस देश और पीएम मोदी पर अनावश्यक हमले के रूप में देखा जा रहा है। इसको सी वोटर स्नैप पोल के दौरान सवाल पूछा गया था कि क्या भारत सरकार को इस टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में प्रत्येक 10 उत्तरदाताओं में से 5 से अधिक की राय है कि भारत सरकार को ओबामा की ओर से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। इसके विपरीत 1/3 से कुछ अधिक उत्तरदाताओं की राय है कि केंद्र की टिप्पणी को नजरअंदाज करना चाहिए। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले 47% उत्तरदाता बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत दिखते हैं, जबकि 38% चाहते हैं कि सरकार को ये नजरअंदाज कर देना चाहिए। उधर राजकीय यात्रा के दौरान मीडिया आउटलेट, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पीएम मोदी पर दबाव बनाने का आग्रह किया था। दोस्तों ऐसे में अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि जिस प्रकार से ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर बात करने का मुद्दा उठाया है दोस्तों, और ये बताने की कोशिश की है कि भारत में अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में दोस्तों ओबामा के इस झूठे दावे को लेकर आप लोग भारत की मोदी सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए ओबामा के इस बात का या फिर इग्नोर करना चाहिए? देखते हैं हमारी ये भारत की जनता क्या कहती है जो इस खबर को देख रही है। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा, आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दौड़ रहे टैंक, एक और शहर पर कब्जा, मॉस्को की ओर बढ़ रही वैगनर सेना क्या रशिया में कर देगी बड़ी तख्ता पलट? बता दें, एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है तो वहीं भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रशिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार वैगनर की सेना ने शनिवार दोपहर को रशिया के एक अन्य शहर लिपेट्स्क पर कब्जा कर लिया। यह शहर मॉस्को से केवल 6 घंटे की दूरी पर है। कई समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टैंक और बख्तरबंद कारों के साथ लगभग 20,000 वैगनर लड़ाकू विमान मॉस्को पर कब्जा करने के अभियान पर निकल पड़े हैं। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए रूसी चॉपर यानी कि युद्धक हेलीकॉप्टर लगातार हमले कर रहे हैं। यहाँ तक कि घनी आबादी वाले इलाकों में भी नागरिक के हताहत होने के खतरे के बावजूद हवाई हमले किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि गद्दारों को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने प्रिगोजिन के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। संयोगवश इसी सप्ताह वैगनर की विद्रोही सेना ने यूक्रेन की सीमा पार कर रूसी मुख्य भूमि पर एक बड़ा अभियान शुरू किया था। कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिगोजिन के स्वामित्व वाले भाड़े के सैनिकों ने शनिवार सुबह यूक्रेनी सीमा के पास प्रमुख पश्चिमी रूसी शहर वोरोनिश पर कब्जा कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को वैगनर की सेना ने यूक्रेनी सीमा के पास रोस्तोव ऑन डोन शहर पर कब्जा कर लिया था। उस इलाके से मॉस्को की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। उसके बाद से वे लगातार मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर भारत अमेरिका की करीबी देख बेचैन हुआ पाकिस्तान।
पाकिस्तान खौफ में कह दी। दिल जलाने वाली बात बता दे, इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय यानी एफओ ने कहा है कि संयुक्त बयान में किया गया पाकिस्तान विशिष्ट संदर्भ राजनयिक मानदंडों के विपरीत था और इसमें राजनीतिक निहितार्थ थे। एफओ की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा है कि हम 22 जून को जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान विशिष्ट संदर्भ को अनुचित, एक तरफा और भ्रामक मानते हैं। ये संदर्भ राजनयिक मानदंडों के विपरीत है और इसमें राजनीतिक निहितार्थ है। हमें आश्चर्य है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग में करीबी होने के बावजूद इसे जोड़ा गया है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन को आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में दिए गए बलिदानों के बारे में भी याद दिलाया और कैसे उसे अपने प्रयासों के लिए वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों को बार बार मान्यता दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत पर भी जमकर आरोप लगाया। कंगाली में फंसा पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीरी लोगों के क्रूर दमन और अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार से ध्यान हटाने के लिए आदतन आतंकवाद का सहारा लेता है। इस प्रकार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई पर किसी भी तरह का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। जी हां, पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर भी गंभीर आपत्ति जताई और ऐसे कदमों को क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ावा देने और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करने वाला बताया। साथ ही साथ दोस्तों, अब ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को जो आतंकी मुद्दे पर बौखला गया है दोस्तों और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई आतंकवादी उसके पास ना हो, लेकिन रियलिटी क्या है पूरा विश्व जानता है। उसके बावजूद भी बौखला करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़े ही दूधों से धुला हुआ है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर मोम्बासा पहुंचा भारतीय नौसेना का आईएनएस सुनयना। नौसेना कर्मियों ने केन्याई रक्षा बलों के साथ किया योग। जी हां दोस्तों, आईएनएस सुनयना ने ओशन रिंग ऑफ योगा थीम पर समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 20 से 23 जून तक केन्या के मोम्बासा का दौरा किया। आगमन पर जहाज को भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त किया गया था। कमांडिंग ऑफिसर ने केन्या नौसेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर वाई.एस. अब्दी से मुलाकात की और दुनिया को एक साथ लाने की दिशा में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना कर्मियों और केन्याई रक्षा बलों की भागीदारी के साथ एक संयुक्त योग सत्र आयोजित किया गया था। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कश्मीरी युवाओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह जी। कहा, बंदूक पत्थरों में भविष्य नहीं है, कृपया लैपटॉप उठाएं और आगे बढ़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कश्मीरी युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि घाटी की युवा पीढ़ी का भविष्य बंदूकों और पत्थरों में नहीं है, बल्कि भारतीय और वैश्विक बाजार में है, जो उनकी प्रतिभा का इंतजार कर रहा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि जिन लोगों ने कश्मीरी युवाओं को बंदूकें और पत्थरें सौंपी, वे कभी भी घाटी के युवाओं के शुभ चिंतक नहीं थे। अमित शाह जी ने कहा कि कश्मीरी युवाओं का भविष्य बंदूकों और पत्थरों में नहीं है, लैपटॉप उठाएं और आगे बढ़े, क्योंकि बड़े भारतीय और वैश्विक बाजारों में बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी प्रतिभा का इंतजार कर रहे हैं। मैं कश्मीरी युवाओं से बदलाव का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। शाह जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने, हड़ताल के आह्वान और विस्फोटकों पर नियंत्रण कर लिया गया है और शांति का माहौल है। पिछले साल 1,88,00,000 पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया था। जी हाँ, क्या आप भी अमित शाह जी के इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों कि बंदूक और पत्थरों में कश्मीरी युवाओं का वाकई में भविष्य नहीं है, उनको भी लैपटॉप उठाना चाहिए? तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर मिस्र की अल हकीम मस्जिद बजाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत से क्या है इसका कनेक्शन और क्यों हो रही है, इसको लेकर इतनी चर्चाएं? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को मिस्र पहुंच चुके हैं। आज यानी रविवार 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी जी यहां करीब आधा घंटा बिताएंगे। काहिरा स्थित ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका नाम 16वें फातिमीद खलीफा अल हकीम बी अमर अल्लाह 985 से 1021 के नाम पर रखा गया है। अल हकीम बी अमर अल्लाह की मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी का इस समय समुदाय के साथ उस वक्त से ही संबंध रहा है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय ने हाल ही में इस मस्जिद का जीर्णोद्वार कराया है। बीते 6 साल से इसे तैयार किया जा रहा था और 4 महीने पहले ही इसे दोबारा खोला गया है। मालूम हो कि बोहरा समुदाय बड़े पैमाने पर भारत में केंद्रित है। ऐसे में सवाल उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर मस्जिद के पुनर्निर्माण में दाऊदी बोहरा समुदाय ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? दरअसल ये समुदाय अपनी विरासत को
फातिमीद खलीफा से जोड़ता है, जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के नाम पर रखा गया। मिस्र पर शासन करने वाला इकलौता शिया समूह फातिमीद खलीफा ही था, जिसने यहाँ 9वीं शताब्दी को लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन चलाया। दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया को अल दाई अल मुतलक के नाम से जाना जाता है, जो पहले यमन और अब बीते 450 सालों से भारत से काम करते हैं। मौजूदा लीडर का नाम सैयदना मुद्दफल सैफुद्दीन। उन्होंने जनवरी 2014 में अपने पिता और पूर्ववर्ती सैयदना मोहम्मद बहरारुद्दीन के बाद कार्यभार संभाला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत से चुराई गई 100 से ज्यादा कलाकृतियों को वापस करेगा अमेरिका। जो बाइडेन सरकार से पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको बता दें। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई वाली अमेरिकी सरकार ने 100 से ज्यादा भारतीय कलाकृतियों यानी इंडियन आर्टिफैक्ट्स को भारत को लौटाने का फैसला किया है। ये कलाकृतियां चुराकर या छीनकर वहां लेकर जाई गई थी। अब अमेरिकी सरकार यानी यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि उन कलाकृतियों को भारत वापस पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर पीएम मोदी जी ने संतुष्टि जताई। पीएम मोदी जी ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के रोनाल्ड रेगन में परसों भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए अमेरिकी सरकार के फैसले का जिक्र किया। मोदी जी ने कहा कि अमेरिका सरकार ने भारत से ले जाई गई 100 से भी ज्यादा कलाकृतियों को वापस करने का फैसला किया है। उनके इस फैसले से मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये कलाकृतियां गलत तरीकों से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच गई थी। अब इन्हें वापस करने के लिए अमेरिकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार का फैसला दोनों देशों के बीच के भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से नाराज हो जाएंगे मुस्लिम देश? सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे बता दें। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जनता की राय जानने के लिए पूरे भारत में सी वोटर ने स्रैप पोल किया। न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक इसमें खुलासा हुआ है कि भारतीयों के एक बड़े हिस्से को इस बात पर भरोसा है कि इस यात्रा के कारण मोदी एक वास्तविक विश्व नेता के तौर पर उभरे हैं। हालांकि जो भारतीय विपक्षी दलों का समर्थन करते हैं वे इस बात को लेकर उतने ही उत्साहित नहीं है जितने बीजेपी समर्थक हैं। स्नैप पोल के दौरान एक सवाल पूछा गया था कि क्या अमेरिकी दौरे के बाद पीएम मोदी जी के एक वास्तविक विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। कुल मिलाकर हर 10 जवाब देने वालों में से 6 की राय यह है कि मोदी वास्तव में एक वास्तविक विश्व नेता बन चुके हैं, जबकि लगभग 30% उत्तरदाता इस तर्क से असहमत नजर आए। लेकिन बीजेपी का समर्थन करने वाले और विपक्ष का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं के बीच गहरे मतभेद दिखाई दिए। बीजेपी समर्थकों में से 84% की राय है कि प्रधानमंत्री अब एक वास्तविक विश्व नेता हैं। इसके विपरीत विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले 45% लोग इससे असहमत दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। आएगा पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का 2.0 वर्जन, मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार 24 जून को कहा कि भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम यानी पीएसपी वर्जन 2.0 का दूसरा चरण शुरू कर देगा। जयशंकर जी ने बताया है कि पासपोर्ट सेवा के दूसरे चरण में नए और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट होंगे। उन्होंने देश और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि वो समय पर विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि जयशंकर जी ने कहा है कि नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ईज ऑफ लिविंग को देखते हुए ईज का नया प्रतिमान शुरू कर होने वाला है। उन्होंने ई का मतलब डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर नागरिकों के लिए पासपोर्ट उपलब्ध करवाना बताया। जयशंकर जी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संचालित सेवा वितरण एस चिप सक्षम ई पासपोर्ट का इस्तेमाल आसान विदेश यात्रा और ई बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा है जैसे बयान दिए हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर ड्रैगन ने टेररिज्म पर पाकिस्तान को दे डाली बहुत बड़ी नसीहत। कहा आतंकवाद के खिलाफ अपनाएं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आग में जले खुद के हाथ तो बिलबिलाया ड्रैगन। आतंकवाद पर जिगरी पाकिस्तान को दे दी है नसीहत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। व्यापार से लेकर हथियारों और कई अन्य क्षेत्रों में इन देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में चाइना ने हर बार पाकिस्तान का ही पक्ष लिया है, लेकिन आतंकवाद की आग में पाकिस्तान के दोस्त चाइना के भी हाथ जलने लगे हैं, जिसके बाद ड्रैगन ने जिगरी को ही नसीहत दे डाली है। पक्के दोस्त होते हुए भी चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रखने को कहा है। पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को आतंकी हमलों से रूबरू होना पड़ा है। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, यानी चाइना ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना घरेलू स्थिरता की रक्षा करेगी और रणनीतिक साझेदारी में और ज्यादा योगदान देगी। हाल ही में
पाकिस्तान में रह रहे चीनी लोगों पर हो रहे हमले के मद्देनजर चाइना ने आतंकवाद पर एक्शन लेने को कहा है। पिछले 3 वर्षों में हुई 3 बड़ी घटनाओं में चाइना के 24 नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर मणिपुर की स्थिति पर पहले दिन से है पीएम मोदी जी की नजर। ऑल पार्टी मीटिंग पर अमित शाह जी ने कहा सभी के सुझावों पर करेंगे विचार। जी हां, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर शनिवार यानी 24 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने संवेदनशीलता के साथ और अराजनीतिक तरीके से मणिपुर में शांति बहाली के लिए अपने सुझाव दिए और भारत सरकार खुले मन से इन सुझावों पर विचार करेगी। अमित शाह जी ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर मणिपुर समस्या का समाधान निकालने के लिए कटिबद्ध है। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में अब एक भी व्यक्ति की जान हिंसा में ना जाए। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। 13 जून की देर रात के बाद से राज्य में एक भी व्यक्ति की जान हिंसा में नहीं गई। अब तक 1800 लूटे गए हथियार जमा कराए जा चुके हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रामदास अठावले का बहुत बड़ा बयान। कहा हर पार्टी का एजेंडा अलग वो नहीं हो सकते एक। कहा पीएम मोदी को मिलेगा विपक्षी एकता का फायदा। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार यानी 23 जून को नीतीश कुमार के बुलावे पर विपक्षी 17 पार्टियों की महाबैठक हुई। इस बैठक को लेकर अब बीजेपी और एनडीएम में शामिल नेता विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। रामदास अठावले ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार यानी 24 जून को अठावले ने कहा कि हर पार्टी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, वे एकजुट होकर मोदी को नहीं हरा सकते। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब देशी गाय की खरीद पर मिलेंगे 40,000 रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के गौ पालकों की आय बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लेकर आई है। इसके तहत गौ पालक द्वारा दूसरे स्टेट से साहिवाल, था, पारकर और गिर गाय खरीदने पर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस एवं पशु इंश्योरेंस समेत अन्य मंदों पर खर्च होने वाली धनराशि पर सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी गौ पालकों को अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर दी जाएगी। बाकी सारी जानकारी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।